नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है और मैं हूं पंकज उत्पल। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में किन किन चीज़ों को समझेंगे पहले वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। हम लोग इस क्लास में समझेंगे राजभाषा, उससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग देखेंगे। हम अनुसूची समझेंगे, उससे संबंधित कौन सी अनुसूची जुड़ी हुई है। हम समझेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं और कुछ अन्य पहलुओं को समझेंगे। अन्य पहलुओं से तात्पर्य मेरा यहाँ पर क्या है? संसद, विधानसभा, कोर्ट्स, जिनमें से हाई कोर्ट आपका और सुप्रीम कोर्ट दोनों शामिल है, उनकी भाषा से संबंधित क्या क्या दिशा निर्देश हमारे संविधान में दिए गए हैं और किन किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे कि हमारे कोर्स से संबंधित क्या चीज़ें हैं और उनको हम लोग यहाँ पर अलग से संबंधित समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, राजभाषा कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें दिमाग में एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है राजभाषा को लेकर और राष्ट्रभाषा को लेकर। तो दोस्तों, इनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। राजभाषा क्या होती है हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी राजभाषा से संबंधित जो लेक्चर है राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित, वह एक अलग वीडियो में है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, इन सब के बारे में क्या है अंतर बताया है और इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश भी की है, क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग राजभाषा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजभाषा क्या होती है दोस्तों? राजभाषा क्या होती है? जो कि आपका जो संविधान होता है उसके द्वारा जब किसी भाषा को सरकारी काम काज के लिए क्या कर दिया जाता है, आहार्य घोषित कर दिया जाता है सरकारी काम काज के लिए, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? उस देश की राजभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी के संबंध में है, हिंदी क्या है? आर्टिकल भाग 17 है संविधान का और उसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इन सारी चीज़ों को क्या है वो बंद किया गया है। उसमें बताया गया है क्या, आपकी जो हिंदी होगी वो क्या है, उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त होगा और उसकी लिपि क्या होगी? लिपि अलग चीज़ होती है, स्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, वो क्या होगी दोस्तों? देवनागरी होगी। ठीक है दोस्तों, देवनागरी लिपि में इसे क्या किया जाएगा? समझाया जाएगा, लिखा जाएगा। और उसके साथ क्या होगा, लेकिन जो अंक होते हैं, जैसे अब एक आप ऐसे लिखते हैं, दो ऐसे लिखते हैं, तीन ऐसे लिखते हैं, चार ऐसे लिखते हैं, पाँच ऐसे लिखते हैं, छः ऐसे लिखते हैं, सात ऐसे लिखते हैं, आठ ऐसे लिखते हैं, नौ ऐसे लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इन अंकों को ना अपनाकर हम क्या होंगे, इसका जो रोमन वर्जन है, अंतर्राष्ट्रीय रूप जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने अभी समझेंगे, आगे जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो इसका मोटा माटी हम लोग समझ लेंगे। तो अभी भी हिंदी राजभाषा के रूप में अवश्य स्वीकार की गई थी। कब स्वीकार की गई थी? 14 सितंबर 1949। इस दिन क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार की गई थी, इसलिए मनाते हैं उसको हम। तो अभी भी लेकिन हिंदी को क्या राजभाषा की पूर्णतः स्थिति प्राप्त हो गई है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी अंग्रेजी राजभाषा के रूप में, मुख्य राजभाषा के रूप में काम कर रही है और हिंदी उसकी पिछलग्गू बनी हुई है। तो ये मोटा मोटी चीज़ें थी जो राजभाषा से संबंधित हमें समझनी चाहिए थी, हमने यहाँ पे समझ लिए। हाँ दोस्तों, तो क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए जिसमें से अधिकतर मटेरियल मैंने क्या है सरकारी स्रोतों से लिया है, तो आप द एजुकेशन कैटलिस्ट का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी? द एजुकेशन कैटलिस्ट, आप हमारा लोगो देखिएगा वहाँ पे और उस पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ दो पार्ट्स में होगी। एक पार्ट ऐसा होगा जिसपे आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो सारा कुछ नहीं लिखा होगा, सिंपल एंड प्लेन पीडीएफ। ठीक है,
मतलब जो टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पहले से प्रिंटेड वो दिखेगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, जिसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी होंगी, वो वाली पीडीएफ अगर आपको आवश्यकता हो तो आप वो वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अनुसूची। तो दोस्तों संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, आपको पता होगा संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। 12 में से जो 8 अनुसूचियां वो पहले से थी, बाकी 4 बाद में जोड़ी गई। 9वीं तो शुरुआत में ही जोड़ दी गई, फिर 10 दल बदल आ जाता है, 11 और 12 आपका और जोड़ी गई। किससे संबंधित है ये, आपके संबंधित है पंचायतों से संबंधित, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित। तो 8वीं अनुसूची में कुछ जो भाषाएं उनके बारे में दिया गया है और बताया ये गया है कि ये क्या है, उनको संविधान में विशेष स्थिति दी गई है, उसके लिए सरकार प्रयास भी करती रहती है। तो शुरुआत में इसमें क्या था दोस्तों, 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है, 22। शुरुआत में 8वीं अनुसूची में एक क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, संविधान में जब शुरू हुआ था, जब हमने अपनाया था प्रारंभिक, जब 20 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अपनाते हैं, तो उस समय उसमें कितनी भाषाएं थी जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल थी। उस समय दोस्तों उसमें टोटल 14 भाषाएं थी। उसके बाद उसमें कुछ संविधान संशोधन हुए, जिसके बाद उन भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22। कितने, पहले 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन दोस्तों कब होता है, जिसको हम लोग देखते हैं। पहला संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1967 में, जिसको हम कहते हैं 21वां संविधान संशोधन। दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ, 92 में, जिसको हम कहते हैं 71वां संविधान संशोधन। तीसरा कब हुआ, 2003 में, जिसको हम कहते हैं 92वां संविधान संशोधन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान संशोधन कौन से हैं जो कि भाषाओं 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21, 71 और 92। ये आपको याद रहेगा, 21, 71 प्लस 92 आप याद हो गए। ये आप बिल्कुल 21 + 71 = 92 याद रह जाएगा आपको। और बाकी पहले 21 में कितनी जोड़ी गई, 1 जोड़ी गई, 71 में कितनी जोड़ी गई, 3 जोड़ी गई, और 92 में कितनी जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई। तो 143 नहीं है भैया, आप 143 तो आप सबको पता होगा क्या होता है, ये 143 नहीं 134 है, ठीक है, IU4 वाला मामला आप ऐसे समझ लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको याद रहेगा 134 है, ना कि 143, क्योंकि आपको 143 तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ जाता है 1432, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 134 है, ठीक है। तो इसमें से जो पहले से थी तो उनको हमें समझने की जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत कौन सी है, जो बाद में जोड़ी गई। तो सबसे पहले हमें समझना है 21 में कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो दोस्तों 21 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन द्वारा वो जोड़ी गई अपनी ये सिंधी। ये सिंधी जो है ये 21वें संविधान संशोधन क्या है द्वारा आपकी जोड़ी जाती है, संविधान में आती है, हिंदी की बहन सिंधी, ठीक है। अब 71वें संविधान द्वारा क्या है, 3 भाषा, जैसा मैंने यहाँ बताया आपको 3 जोड़ी जाती हैं। तो 3 कौन कौन सी हैं वो आप लोग समझ लीजिए। पहली क्या है, कोंकणी, इसका क्षेत्र आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कोंकणी हो गई, दूसरी क्या हो गई, मणिपुरी हो गई। ये सब किससे जोड़ी जा रही हैं, 71वें से, ये भी 71वें से जोड़ी जा रही है। और इसके बाद हमारी नेपाल से भी मोहब्बत रहती है, और ये हो जाए ये भी। तो 3 हैं आपकी जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है, कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब आगे चलते हैं 92वें संविधान संशोधन की तरफ। दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये हो गई आपकी बोडो, और फिर क्या हो गई, डोंगरी। अब ये डोंगरी कहाँ की भाषा है, आपको वो डोगरी का राजा याद है क्या, फिल्म आई थी कुछ दिन, तो वो वाली वो क्षेत्र की नहीं, वो मुंबई के बगल वाला है, वो उससे मतलब नहीं है। डोगरी दूसरा है कहाँ पे, आप लोग इसको जरूर बताइएगा, मैंने एक वर्ड लिख दिया है, गेस कर सकते हैं तो कर लीजिए। डोगरी हो गई, बोडो, डोगरी। तीसरी कौन सी हो गई दोस्तों, मैथिली। आपके कहाँ बोली जाएगी, ये आपकी अपने बिहार में बोली जाती है। ये भी किसके द्वारा आती है, ये भी 92वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान का हिस्सा बनती है। अब चौथी कौन सी हो गई, वो है आपकी संथाल परगना। कहाँ है आपका, देखिए इसमें संथाली। ये तो आप लोग समझ गए होंगे अब तक कि मूलतः कितनी थी, 14 थी। क्वेश्चन आ सकता है
सीधे सीधे हर, आप अगर वनडे एग्जाम देते तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। बाकी किसी में कई बार एरिया पूछ सकता है, किसी इलाके में बोली जाती है, तो वो भी आप लोगों को थोड़ा से आइडिया होना चाहिए। तो 21, 71, 92 आप लोगों को, अब मुझे उम्मीद है कि याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अनुसूची वाली चीज समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं संविधान संबंधित संविधान संशोधन, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो इसलिए लिख रखा है कि नॉर्मली हमको 21, 71, 92 के बारे में तो आइडिया होता है, पर 7वें संविधान संशोधन के बारे में हमारी बत्ती गुल हो जाती है, मतलब आपका कनेक्शन कट जाता है। क्यों? क्योंकि हमने 7वां संविधान संशोधन पढ़ा नहीं होता। बेसिकली जैसे कि आप सबको पता है कि 1953 से 55 के बीच में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। उसकी सिफारिश के आधार पर ये 7वां संविधान संशोधन आता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर क्या आता है दोस्तों, ये आपका 7वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें होता क्या है कि जो अल्पसंख्यक भाषा वर्ग है उसके लिए क्या है, सरकार सोचती है और उनके लिए एक आयुक्त की स्थापना की जाती है। ठीक है, अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक के लिए क्या है, एक अलग से समिति का गठन किया जाता है, और उसके आधार पर क्या आता है, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए सरकार एक आयुक्त की व्यवस्था रखती है। ठीक है, एक कमिश्नर होता है, एक उपायुक्त होता है। ठीक है, ये किस संशोधन द्वारा आता है, 7वें संविधान संशोधन आता है, भाषा अल्पसंख्यक। आर्टिकल 29 और 30 भी कुछ ऐसा ही है। उसमें क्या है कि भाषा के साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की भी बात होती है। वहां बेसिकली अल्पसंख्यक शब्द आया है, इसमें उसका विवेचन क्या, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक किया जाता है। तो 7वां संविधान संशोधन क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए किया गया। आयुक्त की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, प्रयागराज या इलाहाबाद। ये कब होता है, 1957 में, तो याद ही रखना। इसके 3 और उप कार्यालय भी हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। एक है बेलगाम। बेलगाम कहाँ पड़ेगा, बेलगाम आपका पड़ेगा कर्नाटक में, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा कहाँ पे है, चेन्नई पे है। और चौथा कहाँ पे है आपका, कोलकाता में। अब बेलगाम तो आप लोगों को याद ही होगा कि किस लिए है। हिस्ट्री में यहाँ पर एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। आप लोगों को अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए बेलगाम जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे संवैधानिक प्रावधानों को, जो कि किससे संबंधित हैं, आपके भाषा से संबंधित है। देखिए, जो संविधान का भाग 17 है वो तो पूरा पूरा राजभाषा से संबंधित है, पर केवल और केवल ऐसा हो कि राजभाषा से संबंधित या भाषा से संबंधित आर्टिकल केवल 343 से 351 के बीच दिए गए हों, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद और भी हैं। वो अनुच्छेद कहाँ पर हैं, संविधान का आप जब देखते हैं तो आर्टिकल 120 में क्या है दिया गया है कि संघ की राजभाषा का प्रयोग क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में यहाँ पूरा डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है और उसको क्लियर किया गया है। आर्टिकल 120 आपको संघ की भाषा के बारे में बताता है। ठीक है, संविधान का भाग 5 हो जाएगा, अध्याय 2 हो जाएगा। ठीक है, भाग 5 के अध्याय 2 में ये बात आप लोग याद रखिएगा। में क्या है, संघ की भाषा का वर्णन मिलता है, संघ संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं, जो कि क्या है, जो टेक्स्ट है, सरकारी टेक्स्ट है, उसके बारे में। भाग 17 के किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, परंतु यथास्थित राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपना पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। तो कौन देगा, जो कि चेयर ऑफ द हेड होगा, मतलब चेयर कर रहा होगा उस समय पीठ को।
जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षीय अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो यह अंग्रेजी में शब्दों का उससे लोप कर दिया गया हो। फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं बदला है, वैसे का वैसा ही सब कुछ चल रहा है। अंग्रेजी प्रेफरेंस में है और हिंदी सेकेंड दो दर्जे काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो भाग संविधान का भाग क्या हो जाएगा, भाग 5 का अध्याय 2 हो जाएगा। उसमें क्या है दोस्तों, आपका भाषा संबंधित प्रयोग की जो है वो दिया गया है, किसका, संघ की भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, वैसे आर्टिकल 210 जो कि संविधान का भाग 6 और अध्याय 3, ये सारी चीज दी गई हैं। क्या दिया गया है, भाग 17 में किसी बात के होते हुए किंतु अनुच्छेद 348 को बंदों के अधीन रहती है तो कोई मतलब नहीं। राज्य के विधान कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी अंग्रेजी में किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, राज्य, ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में कितनी राजभाषाएं हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। पहली कौन सी आती है आपकी, हिंदी, इसके बाद उर्दू हो जाती है। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वहाँ पे उर्दू कश्मीरी वगैरह भी आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। अर्थात जो राज्य ने अपनी खुद की एक राजभाषा के रूप में जिसको एक्सेप्ट किया हो, 1 या 2 हो सकती हैं, उनके अलावा जो भाषाएं हैं उनमें भी क्या हो जा सकता है, उसका काम हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। परंतु यथा इससे विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में किसी भाषा में अपनी पर्याप्त व्यक्त नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुज्ञा दे सकेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ उसके एक्सेप्शन दिए गए हैं, वो आपके काम के नहीं है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए भाग 17 में मोटा मोटी 4 पार्ट किए गए हैं, 4 अध्याय हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, भाग 17 में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं और 4 पार्ट में है। कौन कौन से हैं, पहली तो आपकी आ जाएगी संघ की भाषा, ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, राजभाषा। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, जिसमें विधानसभा कैसे काम करेगी, ये सारी चीज़ें। तीसरे बारे में क्या दिया गया है, कोर्ट्स की भाषा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करें, उनकी भाषाएं क्या होगा, उनके द्वारा जो आदेश पारित होंगे, डिग्री पारित होगी, उसका लैंग्वेज क्या होगी, उसके बारे में दिया गया है। और आर्टिकल, इसके बाद जो चौथा है वो विशेष उपबंध के बारे में है, विशेष निर्देश के बारे में। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट्स किए गए हैं, 4 अध्याय। ठीक है, अब समझते हैं आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 क्या कहता है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। क्या कहता है, कहता ये है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये आप लाइन याद कर लेंगे तो आपका दिमाग में कुछ और कंफ्यूजन नहीं रह जाने वाला है। इस संघ की राजभाषा के बारे में, हिंदी के बारे में स्पेशल कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 343 में क्या मेंशन है कि राजभाषा क्या हो जाएगी आपकी, हिंदी होगी, लिपि स्क्रिप्ट क्या होगी, देवनागरी होगी, लेकिन जो नंबर्स होंगे आपके वो किस में लिखे जाएंगे, वो आपके जो भारतीय अंक है उनका क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप हो जाएगा। ठीक है, उसमें लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। अगर उसके बारे में फिर आगे डिक्लेरेशन दिया गया है, लेकिन आपके काम कितना है, आपके काम का बस इतना ही है कि संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी, अंक क्या होगा, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और इन सब बातों के होते हुए भी क्या है, 15 वर्ष तक के लिए। ठीक है, प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए संघ कि उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, जिनके काम हिंदी इंग्लिश में हो रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंस, अर्थात जब ये लागू हो रहा है संविधान उसके पहले, वैसे होते रहेंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी बदला नहीं है। ठीक है, और अगली चीज क्या है, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेशों द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा को और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। इस अनुच्छेद में किसी बात को होते हुए संसद उस 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। ठीक है, ये मोटा माटी बात हो गई
लेकिन अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं हुआ और सेम टू सेम चला जा रहा है। उसके संबंधित 1963 में, 67 में और 76 में कुछ बदलाव आते हैं, वो हम लोग अलग से समझेंगे जब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं आर्टिकल 344, राजभाषा के संबंधित में आयोग और संसद की समिति। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति क्या कहती है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या होगा। जब संविधान सभा बैठी थी उसने इसी में डिक्लेरेशन दे दिया था सरकार कैसे काम करेगी, राष्ट्रपति क्या करेगा, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ और हिंदी आज के टाइम में वैसे की वैसी चल रही है। अर्थात हिंदी के विकास के संबंध में यहाँ कुछ योगदान दिया गया था। राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर 5वें वर्ष अर्थात 1955 पे, तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर अर्थात 1960 पे आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वें अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर बनेगी जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करे। आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया पर निश्चित की जाएगी, ठीक है। 8वें अनुसूची में उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 ही थी, पता था आपको, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा का अधिकार प्रयोग, ठीक है, इनका क्या कर्तव्य होगा? हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग को संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबंधनों पर रोक लगाने के लिए और अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संघ के किसी या एक अधिक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप संघ की राजभाषा तथा संघ के किसी राज्य के बीच या एक राज्य से दूसरे राज्य के पत्रार्थी भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। अर्थात ये सब किसके बारे में? हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग और उसके अंकों संबंधित क्या अपनी सिफारिश करेंगे। खंड 1 ऐसा कहता है। और आयोग क्या करे? भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, उन्नत और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों में व्यक्तियों, न्याय संगत दावों और हितों को सम्यक ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। उन्हीं का ध्यान रखते रखते अभी हालत यह है कि हिंदी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। एक समिति गठित की जाएगी तो 30 सदस्यों से मिलकर बनी होगी, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है। और गठित आयोग के बारे में की परीक्षा कौन करेगा? उसके बाद जो सरकार मतलब राष्ट्रपति जिस आयोग का गठन करेगा उसकी समिति का जांच कौन करेगी? ये जो समिति का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करेगा। पहले राष्ट्रपति 5 साल में, फिर 10 साल में आयोग का गठन करेगा और उसके बाद जो आयोग रिपोर्ट देगा उसको क्या है, एक समिति के द्वारा जांच करके वो पटल पे रखाएगा। समिति में संख्या क्या होगी? 20 + 30, 20 धन 10 बराबर 30 सदस्यों की एक समिति बनेगी। अब फिलहाल कौन है? गृह मंत्री इस तरह कामों में आगे आते हैं, ठीक है। जो इसका अध्याय 2 किससे संबंधित? प्रादेशिक भाषाओं द्वारा संबंधित अनुच्छेद है। संघ की राजभाषा और राजभाषा क्या होंगी उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो सॉरी, राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं क्या होंगी उनके बारे में बताया गया। हम लोग इसके बारे में समझे, पहले से संबंधित हम लोग और कुछ जान लेते हैं यहाँ पे हल्का हल्का। तो जब ये चीज़ आर्टिकल 344 में दिया गया था तो जो आपके राष्ट्रपति महोदय थे उन्होंने क्या किया, 5 साल बाद जैसे उसमें सिफारिश थी 1955 में क्या किया कि बी जी खेर, ये क्या थे? बम्बई राज्य के क्या उससे थे, उसमें मुख्यमंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में क्या हो गई, कमेटी का गठन कर दिया गया, ठीक है, जिसमें क्या है कि 20 सदस्य थे, अर्थात 20 + 1 21 सदस्य रहे होंगे। इन्होंने क्या किया कि राजभाषा से संबंधित जो सिफारिशें देनी थी वो दी और इसमें 19 पॉइंट इन्होंने बताए थे, जिसको जांच के लिए फिर क्या है, एक संसदीय समिति का गठन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अपने यूपी के मुख्यमंत्री कौन? गोविंद बल्लभ पंत क्या इस सिफारिश इसके अध्यक्ष बनते हैं। और कितने लोग रहते हैं इसमें? आपके 30, ठीक है। इस समिति का गठन कब किया गया है दोस्तों? 1957 में किया जाता है। और इसका कब किया गया था? 1955, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इतनी चीज इसमें याद रखने वाली है, वो हमने यहाँ पे समझ लिया। आगे हम लोग इनके बारे में बीजे खेर समिति और गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जो सिफारिशें आती है उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, वो अलग से बात करने का टॉपिक है। यहाँ पर उसको अलग ज़्यादा लंबा खींचने का मतलब नहीं बनता।
अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 को बंधों के रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। ठीक है, परंतु जब तक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए इसका संविधान। ठीक है, जिस सेम टू सेम लैंग्वेज किसकी, जो आर्टिकल 343 की सेम वैसा ही है, तो वहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आर्टिकल 345 के अंतर्गत। ठीक है, अब आर्टिकल 346 के संबंध में आर्टिकल 346 क्या कहता है? आर्टिकल 346 कहता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राज्य भाषा। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टाइप ए राज्य, टाइप बी राज्य और टाइप सी राज्य। यूपी किसमें आता है? टाइप ए में, जिसकी राजभाषा क्या है? हिंदी है, अर्थात जहाँ पे हिंदी का बिल्कुल क्लियर प्रयोग होता है। बी में वो राज्य है जो कि जिनकी राजभाषा तो कुछ और है परंतु वो हिंदी को समझते हैं, और लेकिन तीसरे राज्य ऐसे हैं जो कि उनकी राजभाषा कुछ भी है परंतु वो हिंदी को नहीं समझते हैं, तो इनके बारे में प्रयोग के बारे में क्या है, उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे इसके बारे में जो आगे कानून है कि अगर सपोज करिए हिंदी से हिंदी वाले में कन्वर्जन मतलब ट्रांसफर हो रहा है, पत्र तो वो हिंदी में होगा, हिंदी टू सेंट्रल हो रहा तो वो हिंदी में होगा, अगर अंग्रेजी में कुछ चीज़ भेज रहा तो हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ होगा, अगर ये हिंदी और इन दोनों के बीच में होगा तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, दी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 347 क्या कहता है? आर्टिकल 347 कहता है ये है कि किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। क्या सपोज करिए किसी राज्य में कोई भाषा बोली जाती है और उसको उस राज्य में कोई विशेष दर्जा दिलाना है, तो उसके संबंध में क्या राष्ट्रपति का क्या है योगदान, क्या हो सकता है? किसी राज्य की जनसंख्या को प्राप्त भाग दिया चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, वह निर्देश दे सके कि ऐसी भाषा को राज्य सर्वत्र या किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट कर शासकीय मान्यता दी जाए। सपोज करिए कि आपका असम है, असम का काफ़ी लंबा सा एरिया है, उसमें कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आप लोग हाल फिलहाल में विवाद भी सुनते रहते हैं, वहाँ पर कई सारे बोडो डोगरी आप लोग जब जाएंगे वो तो अलग अलग चीज़ें हैं। असमिया के अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। तो वहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति उनको आदेश दे सकता है उस राज्य को कि वहाँ वो अपने उस क्षेत्र के लिए विशेष भाषा का क्या कर सके, गठन कर सके और उसकी शासकीय मान्यता क्या कर दी जाए। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 जैसा मैंने पहले बताया उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भाषा से संबंधित है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि के बारे में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इस भाग के पूर्व में किसी बात को होते हुए जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे तो उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होंगी। ठीक है, आर्टिकल 348 ये कहता है संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा प्रत्येक सदन पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों के प्रस्ताव किए जाने वाले अन्य संशोधनों के या संसद द्वारा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों या राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों इस संविधान के अधीन द्वारा, ये कोई मतलब की बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसका प्राधिकृत पाठ क्या होगा, सभी आदेश नियमों विनियमों उपविधियां क्या होंगे, उसका प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। मोटा मोटी बात ये समझनी थी। और जो राष्ट्रपति और राज्य और संसद करेगी उसके पार्ट क्या होंगे, आपके राज्यपाल राष्ट्रपति पूर्व समय से। हाँ, यहाँ पर एक चीज ये है, ये पढ़ने वाली चीज है, अगर ये डीप पूछता तो आपको क्वेश्चन आ सकता है। खंड 1 के उपखंड खा के में किसी बात को होते हुए भी प्राधिकृत पाठ तो इंग्लिश में होगा। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति पूर्व समय से उस उच्च न्यायालयिक कार्रवाइयों में, मतलब सपोज करिए अगर आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का है, वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो यहाँ का राज्यपाल अगर राष्ट्रपति से क्या करे, पूर्व सहमत ले तो वहाँ के हाई कोर्ट को ये कह सकता है कि उसकी कार्रवाई क्या हो, हिंदी में हो, परंतु उसका प्राधिकृत पाठ क्या होगा, अंग्रेजी में, मतलब डिक्री आदेश अंग्रेजी में ही जारी होंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे उसने आगे क्लियर दे दिया है। किसमें लागू नहीं हो, निर्णय, डिक्री, आदेश, कार्रवाई सिर्फ उसमें हो सकती है।
और क्या है, राज्यपाल क्या है अपने किसके साथ, उसके जो भी चीज करेगा, अनुच्छेद खंड एक के उपखंड खा में किसी बात को होते हुए भी जहां पर किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पूरा स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित हुई अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उसका उपखंड में के पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपयुक्त में प्रयोग की लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां पर उस राज्य के राजपथ पर उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसके द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। आर्टिकल 349, आर्टिकल 39 भाषा से संबंधित कुछ विधियां नियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। ठीक है, अब आर्टिकल 349 क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सपोज करिए कि मामला ये है कि अगर आप इन सारी चीजों में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के मंजूरी के बिना आप उसको प्रस्तावित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अगर जो आर्टिकल 348 है उसमें आप राष्ट्र मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की भाषा में कोई बदलाव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना आप उसको प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। आगे चलते हैं। अध्याय 4, अध्याय 4 क्या बताता है, विशेष निर्देश से संबंधित में अनुच्छेद 350 यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रत्येक व्यक्ति को किसी, हाँ मतलब क्या है कि जो लोग ऐसे हैं जो जिनकी जो कि नॉर्मल उस देश की राजभाषा है या उस राज्य की कोई राजभाषा है, उसके अलावा किसी भाषा में अपने अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रत्येक व्यक्ति को किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थित संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन कर देने का अधिकार है। सपोज करिए कि कोई ऐसे क्षेत्र से आता है जिसकी अपनी आदिवासी कोई भाषा है और वो क्या है, उसको न राजभाषा का दर्जा प्राप्त, न सेंट्रल में किसी भाषा का दर्जा प्राप्त, तो फिर भी वो क्या है, अपना जो अभ्यावेदन है वो किसमें देगा, वो अपनी जो भी लैंग्वेज है उसमें अभ्यावेदन वो दे सकता है। वो जनसाधारण को आप अपनी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 350 क्या है, इससे संबंधित है। और इसी में क्या है, बाद में सुधार के साथ 350 का भी आता है, प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी भाषा या अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर और मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति किसी राज्य में ऐसे निर्देश दे सके जो ऐसी सुविधाओं को उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और उचित समझता है। आर्टिकल 350 का क्या है, यही जो अभी आपको समझाया था, क्या 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आता है आपका 1957, यही था। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसके राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, ये भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्या सरकार ने विशेष अधिकार देने के लिए किया गया था। ठीक है, तो यही चीज है। और उसके लिए वो क्या करेगा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विधाओं का अन्वेषण करे और तो उनके संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन कर राष्ट्रपति से ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। ठीक है, तो जो भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी होगा वो जांच करेगा और उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या है, प्रयोग क्या किया जा सकता है, क्या प्रयास किया जाता है, उनके सबके बारे में वो अपनी सलाह देगा। राष्ट्रपति उनको क्या है, संसद के पटल पे रखवाएगा भी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए। और आर्टिकल 351 क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। मतलब यहाँ पर आर्टिकल 351 ठीक है, आर्टिकल 351 दोस्तों क्या बताता है, आर्टिकल 351 ने ये बताता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ को क्या करना होगा, वो हिंदी भाषा के विकास का प्रयास करेगा, हिंदी भाषा को प्रसार को बढ़ाए और वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। ठीक है, और उसके लिए क्या है, शब्दों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उसको शब्द भंडार को क्या बड़ा किया जाएगा। उसके लिए शब्द कहाँ से आएंगे, प्रायः संस्कृत से आएंगे और गौड़तः अन्य भाषाओं से आएंगे। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट जो भाषाएं उनसे भी क्या है, उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी अनुच्छेद थे। तो क्वेश्चन आएगा, अगर जो राजभाषा संबंधित
आपका भाग कौन सा संविधान का? तो भाग 17 है। उसको कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय किससे संबंधित है? संघ से। दूसरा क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं से। तीसरा क्या है? आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा से संबंधित है और उनके प्राधिकृत पाठ, डिग्री, कानून जो भी वो विधेयक पारित करते हैं उनसे संबंधित है। और भाग 4 क्या है? विशेष उपबंध है। विशेष उपबंध में क्या है? आपका आर्टिकल 34 क्या आ जाता है? 350 आ जाता है और 351 आ जाता है। 351 में 2 पार्ट्स और हैं, 1 एंड 2, मतलब ए एंड बी। ए में क्या है? जो भाषाई अल्पसंख्यक उनको मातृभाषा में शिक्षा पाने के लिए प्राथमिक स्तर पे हक है। और भाग 2 क्या है? भाग 2 ये है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या है के लिए एक आयुक्त की क्या की जाएगी? एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और उसका मुख्यालय जैसे मैंने पहले बता दिया कहाँ पे है? इलाहाबाद में। और उसके 3 अन्य न्यायालय, मतलब 3 अन्य कार्यालय भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय जिनको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया उससे संबंधित जो मोटा मोटी चीजें थी। जो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आपको आर्टिकल याद रखने हैं 348। वो क्या बताता है कि उसकी भाषा क्या होगी। ठीक है, अब आर्टिकल 349 क्या कहता है कि आर्टिकल 349 ये बताता है कि अगर 348 की भाषा में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो क्या है? विधेयक संसद में लाया जाएगा परिवर्तन के लिए। ठीक है, आर्टिकल 349 में क्या है? आर्टिकल 349 में मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दिया कि आप क्वेश्चन याद आ जाए तो क्या आप लोग क्या, सॉरी 349 394 आर्टिकल जो 394A है ये क्या बताता है कि जो आपकी संविधान में तो अंग्रेजी में लिखा गया पहले, उसका क्या हो? हिंदी में प्राधिकृत पाठ होगा। उसके बाद भी जो भी संशोधन वगैरह होंगे उनका भी क्या होगा? प्राधिकृत पाठ होगा।